हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पढ़ा था मेवाड़ का राजवंश, मेवाड़ का प्राचीन राजवंश पढ़ा था। मेवाड़ का प्राचीन राजवंश पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? प्राचीन राजवंश। प्राचीन राजवंश पढ़ा था, जिसमें हमने मेवाड़ में पढ़ा था गुहादित्य। क्या पढ़ा था? गुहादित्य। गुहादित्य ने 567 ईस्वी में कुल वंश की नींव रख दी थी। कुल वंश की नींव रख दी थी। गुहादित्य के पिता का नाम शिलादित्य शिलादित्य। शिलादित्य माता का नाम पुष्पावती। पुष्पावती और इसकी दाई माँ, गुहादित्य की दाई माँ कमलावती थी। कमलावती। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और इसका राज तिलक, गुहादित्य के राज तिलक किया था मंडलिक द्वारा किया गया था। मंडलिक द्वारा किया था। दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। कुल वंश, जब इसके पिता शिलादित्य गुजरात पर शासन कर रहे थे, तब इधर से अरबों ने आक्रमण कर दिया था। अरबों ने आक्रमण कर दिया था। हमने पढ़ रखा है, बता रहा हूं, रिवीजन हो जाएगा। अरबों ने आक्रमण कर दिया था। तब शिलादित्य की पत्नी माउंट आबू में अर्बुदा माता, जो राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती हैं, वहां पुष्पावती वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तब यहां से समाचार लेकर जाता है। समाचार लेकर वहां पुष्पावती को ये बात सुनाता है, तो पुष्पावती वहीं स्थिर होने के लिए कहती है कि मैं स्थिर हूं। लेकिन वहां के एक ब्राह्मण ने मना कर दिया कि तू गर्भवती है, ऐसा ना कर, तब तेरे को पाप लगेगा। तब पुष्पावती वहां रुक जाती है और वो वहां पर 15 दिन बाद में गुहादित्य हो जाता है। और गुहादित्य होने के बाद वो स्नान करके वो अग्नि चिता पर बैठ जाती है और वहीं पर स्थिर हो जाती है। तो यहीं पर पुष्पावती कमलावती को गुहादित्य को सौंप कर वो वहां पर स्थिर हो जाती हैं। उसके आगे हम पढ़ते हैं मेवाड़ राजवंश, जो बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे। बप्पा रावल से पहले हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं। मेवाड़ में पढ़ेंगे हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी बेड़च नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के बीच मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचा है।
गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर है। अरावली पर्वतमाला के बीच मेसा का पठार स्थित है, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग समुद्र तल से 1850 मीटर ऊंचा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहा जाता है। राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहा जाता है। फोर्ट कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वारों के बारे में पढ़ देते हैं कि 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं। चित्तौड़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार। पाडनपोल, भैरवपोल, हनुमानपोल, गणेशपोल, जाडोलपोल, लक्ष्मणपोल और रामपोल। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यह चित्तौड़ दुर्ग का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा द्वार यहाँ पर प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह की छतरी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा द्वार पाडनपोल है और प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह की छतरी है। यहाँ पे भैरवपोल और हनुमानपोल में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और भैरवपोल और हनुमान के बीच जयमल राठौड़ व कल्ला
जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की कल्ला राठौड़ की छत्री है। गणेश पोल और जाडोल पोल और लक्ष्मण पोल और राम पोल। राम पोल पर सिसोदिया फत्ता की छतरी है। सिसोदिया फत्ता की छतरी है। चित्तौड़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार थे। पाटन पोल पड़ा, भैरव पोल पड़ा, हनुमान पोल पड़ा, गणेश पोल पड़ा, जाडोल पोल पड़ा, लक्ष्मण पोल पड़ा और राम पोल। पाटन पोल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा द्वार है, जो प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह की छतरी है। भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छतरी है और हनुमान पोल के निकट ही हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद में राम पोल में सिसोदिया के फत्ता की छतरी है। अब हम पढ़ते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शाखे के बारे में पढ़ते हैं कि चित्तौड़गढ़ में प्रमुख 3 शाखे हुए। टेबल बना के पढ़ेंगे। शासक सन 1503 की बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और 1303 में उसमें रतन सिंह का शासन था। रतन सिंह की रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों सहित अग्नि जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 पे और रतन सिंह उस टाइम शासक था। रतन सिंह की रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता और रानी पद्मिनी 1600 रानियों सहित अग्नि जौहर करती है। अब हमारा पहला शाखा प्रथम शाखा। अब हमारा दूसरा शाखा कौन सा है, नोट कर लीजिएगा। प्रथम शाखा। दूसरा शाखा हमारा दूसरा शाखा सन 1534-35 की बात है। उस टाइम शासक दूसरा शाखा चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा, वहां का शासक विक्रमादित्य था।
विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। उस टाइम रानी कर्मावती 16,000 रानियों को लेकर अग्नि जोहर करती है। यह हमारा चित्तौड़ का दूसरा शाखा है, जिसका शासक विक्रमादित्य था। उस टाइम बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और रानी कर्मावती 16,000 रानियों को लेकर अग्नि जोहर करती है। हमारा तीसरा शाखा नोट कर लीजिएगा। हमारा तीसरा शाखा हमारा तीसरा शाखा 1567 व 68। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा जिसमें शासक था उदय सिंह और आक्रमण करने वाला अकबर शासक था। अकबर ने आक्रमण किया और रानी फूल कवर ने 700 रानियों को लेकर अग्नि जोहर किया। चित्तौड़ का तीसरा शाखा जिसमें उदय सिंह वहां का शासक था। अकबर ने आक्रमण किया। रानी फूल कंवर ने 700 रानियों को लेकर अग्नि जोहर किया। ये हमारे तीन ही शाखा है। तीन ही शाखे को अच्छी तरह से आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि मेवाड़ क्या है। मेवाड़ का प्राचीन नाम बताए तो मेदपाट भी कहते हैं। मेदपाट क्यों कहते हैं? या तो यहाँ पर मेर जाति या फिर मेव जाति द्वारा शासन होगा। कुछ ग्रंथों में मिला है कि यहाँ पर मेव जाति का शासन था, मेव जाति का शासन था, मेर जाति या मेव जाति का शासन था। उसके बाद प्रागवाट अरावली पर्वतमाला के बीच चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, इसलिए इसे प्रागवाट कहा जाता है। इसे सीवी जनपद भी कहा जाता है। सीवी जनपद जिसकी राजधानी मध्यमिका थी और मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहा जाता है। नगरी चित्तौड़गढ़ पर है। तो इस जब मेवाड़ पर ये शासन चल रहे थे, तब हारित ऋषि की गया चराता है। हारित ऋषि की गया चराने वाला बालक बप्पा रावल
यहाँ पर आक्रमण करता है, यहाँ पर आक्रमण करता है। हारित ऋषि की गया चराने वाला बालक बप्पा रावल यहाँ पर आक्रमण करता है। तब मेवाड़ चित्तौड़ दुर्ग पर किसका शासन था? तब चित्तौड़ दुर्ग पर क्रम वाइज लिख लेता हूं ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। ये तो आपको अच्छी तरह से उतार दिया होगा कि मेवाड़ का प्राचीन नाम मेद जाति या मेव जाति द्वारा शासन किया जाता था, इसलिए इसका नाम मेदपाट पड़ा था। और प्रागवाट ये अरावली पर्वतमाला के बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ, इसलिए इसे प्रागवाट कहा जाता। शिवी जनपद का प्राचीन नाम मध्यमिका था। मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहा जाता है। नगरी चित्तौड़गढ़ पर स्थित है। अब हम पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन कर रहा था मानमोरी। शासन कौन कर रहा था? मानमोरी शासन कर रहा था। मानमोरी बप्पा रावल हारित ऋषि की गया चराता था। तब जब हारित ऋषि की आराधना पूरी हो गई थी, वो देवलोक या स्वर्गलोक जा रहा था, तब उसकी आराध्य देवी से कहता है कि इस बालक ने मेरी 12 वर्ष तक सेवा की और इसे यहाँ का राज्य मिलना चाहिए था। तब उस देवी ने कहा था कि तुम शंकर भगवान की भक्ति करो या शंकर भगवान से मांगो, मेरे बस की बात नहीं है। तब हारित ऋषि ने उसे याद किया और शंकर भगवान जमीन से ज्योतिर्लिंग निकला शंकर भगवान का, और इससे ज्योतिर्लिंग और हारित ऋषि को ये कहता है कि बप्पा के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग उसके लिए महफूज था। फिर बाद में आते हैं हारित ऋषि चित्तौड़ जाते समय बप्पा रावल थोड़ा लेट आया, और लेट आने के कारण जब हारित ऋषि उसके हाथ को पकड़ता है तो 10 हाथ लंबा हो जाता है, इसलिए बप्पा रावल इतना लंबा चौड़ा था। और उसके बारे में हारित ऋषि जब स्वर्ग जा रहे थे तब उसने थूका, उसको कहा जाता है पीक। जब थूका तब हारित ऋषि के मुंह से बप्पा रावल के मुंह पे ना गिर के उनके पैरों पे गिर गया। अगर बप्पा रावल के मुंह पे गिर जाता वो थूक तो बप्पा रावल अमर हो जाता है, लेकिन अमर हो जाता उसके पैरों में गिरने के बाद। हारित ऋषि ने क्या कहा, अगर ये तेरे मुंह पर गिर जाता तो तू हमेशा के लिए अमर हो जाता, बट ये तेरे पैरों में गिरा है तो यहाँ का जो शासन है, यहाँ का जो मेवाड़ का शासन या मेवाड़ राज्य है, ये तेरे पैरों के नीचे से नहीं जाएगा। तो इसलिए विश्व का सबसे बड़ा एक ही स्थान पर एक ही जगह 1350 वर्षों तक शासन करने वाला मेवाड़ राज्य ही है। मेवाड़ राज्य ने एक ही स्थान पर कितने वर्षों तक शासन किया? 1350 वर्षों तक शासन किया। बप्पा रावल मानमोरी पर आक्रमण करके 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेता है। बप्पा रावल मानमोरी पर आक्रमण करके 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेता है। बप्पा रावल
जब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके इसको जीत लेता है, तब चित्तौड़ दुर्ग के बारे में आगे पढ़ते हैं कि चित्तौड़ पर क्या क्या होता है। अब हमारा दूसरा शासक है, हमने गुहादित्य के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने मेवाड़ के प्राचीन नाम पढ़े थे, मेवाड़ पर कितने शाखा हुए थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि बप्पा रावल हमारा दूसरा शासक है, बप्पा रावल। मेवाड़ का दूसरा शासक बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतता है। दुर्ग को 734 ईस्वी में जीता। बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर पर बनवाया। एकलिंग नाथ जी का मेला कब बढ़ता है, साइड में लिख लेते हैं। स्टार है। एकलिंग नाथ जी का मेला फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को बढ़ता है, कैलाशपुरी उदयपुर पर। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी। एकलिंग नाथ जी का मेला फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी कहाँ बढ़ता है, कैलाशपुरी कहाँ है, उदयपुर पर। बप्पा रावल के बारे में और जान लेते हैं। बप्पा रावल 16 हाथ का दुपट्टा, 35 हाथ की धोती, 32 मन की तलवार, 32 मन की तलवार, 4 बकरे भोजन में 2 भैंसों की बलि। इसका प्रचंड रूप देखकर अच्छे शोरम टीले पड़ जाते थे। बप्पा रावल 734 ईस्वी पर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके महाराजा मानमोरी को हरा देता है और मानमोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतकर बप्पा रावल एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाता है कैलाशपुरी उदयपुर पर। और यहाँ पर एकलिंग नाथ जी का मेला फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को कैलाशपुरी उदयपुर पर बढ़ता है। 16 हाथ का दुपट्टा, 35 हाथ की धोती, 32 मन की तलवार, 4 बकरे भोजन में और 2 भैंसों की बलि देता था। ये प्रतिदिन का काम था। और बप्पा रावल राजधानी बनाता है नागदा को। बप्पा रावल राजधानी बनाता है नागदा को। बप्पा रावल नागदा को राजधानी बनाता है। बप्पा रावल वृद्धावस्था में खुरासान पर आक्रमण करता है।
खुरासान पर आक्रमण करके वहां की स्त्रियों से विवाह करता है। वहां की स्त्रियों से विवाह करता है। डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार पॉइंट है, लिख लेना। डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई, लेकिन कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान में हुई। बप्पा रावल मेवाड़ पर सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। बप्पा रावल ने मेवाड़ पर सोने के सिक्के जारी किए। बप्पा रावल 734 ईस्वी में बप्पा रावल नागदा को राजधानी बनाता है। बप्पा रावल वृद्धावस्था में खुरासान पर आक्रमण करके वहां की स्त्रियों से विवाह करता है। बप्पा रावल ने मेवाड़ पर सोने के सिक्के जारी किए। डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई। टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान में हुई थी। एक और है, बप्पा रावल एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाता है। ये पशुपात संप्रदाय जो लकुलिस संप्रदाय से है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर पर है, यह पशुपात संप्रदाय व लकुलिस संप्रदाय से है। हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा। बप्पा रावल नागदा पर राजधानी बनाता है। वहां पर नागदा में राजधानी बनाकर बप्पा रावल वृद्धावस्था में खुरासान पर आक्रमण करके वहां की स्त्रियों से विवाह करता है। बप्पा रावल ने मेवाड़ पर सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के 115 ग्रैंड के सिक्के थे, वहां बनाए थे। उसके बाद डॉक्टर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई, लेकिन कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान में हुई। मुनोत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा गया है। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़ों वाले बाबा कहा गया है। दोस्तों, हमने बप्पा रावल पढ़ लिया है। यही हमारी क्लास खत्म होती है। अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक धन्यवाद। और दोस्तों, ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, फिलहाल क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।